हेलो। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग का जो अपना 60 डे प्रोग्राम था, आज उसकी तीसरी क्लास है। बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हड़प्पा सभ्यता था उसको स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कर लें और वैदिक पीरियड में भी एंट्री कर जाए, ठीक। तो इस तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है, ठीक है। एक बार बेसिक इंट्रो 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे मेरे यारों कि इस वक्त यूपीएससी हिंदी और 2 बैच प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए चला रही है। एक तो यूपी पीसीएस 2022 को टारगेट करते हुए एक आपकी क्रैश कोर्स चला रही है, साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज चला रही है। ध्यान देंगे, जो क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी के द्वारा चला जा रहा है उसकी फीस केवल 1500 रुपए है, और जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इसकी भी फीस केवल 1500 रुपए है। अभी इसमें होली ऑफर है और इसकी 30% इसमें होली ऑफ किया गया है। ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको 8840751912 इस पे संपर्क कर लेना होगा। इस पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर लेना होगा। एक तो ये हो गया। और ये ध्यान देंगे, आप 30% अराउंड करेंगे तो इसकी 1000 या 1100 के अराउंड इसकी फीस जाएगी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इससे इजिली, इससे सस्ता चीज नहीं मार्केट में उपलब्ध होगा। और यूपीएससी हिंदी की टीम करा रही है तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी तो होगी, ठीक है। ध्यान देना है, क्रैश कोर्स में यूपीएससी और पीसीएस सेलेक्टेड लोग भी हैं जो क्रैश कोर्स आपकी करा रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि क्या कीमत है इसकी। तो कीमत कुछ नहीं है, क्वालिटी खूब है। ध्यान देंगे, इसमें करंट और आपका जीएस सब है। अब हम लोग आज अपने तीसरी क्लास में आते हैं, ठीक है, बिना समय गंवाए। और जो दोस्त मेरा मानना है कि सक्षम हो, जिनको लगता हो कि कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसे ज्वाइन करने में, तो मेरा मानना है वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्लास, ठीक। स्क्रीन पे उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए ठीक है। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें किन किन जीवों के या किन किन पशुओं का अंकन है, ठीक है। बेसिक इंट्रो हम लोग देख लेते। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग देखा कि भाई गाय का चित्रण नहीं है, गाय का चित्रण नहीं है, अर्थात गाय इस वक्त या तो इंपॉर्टेंस नहीं रखती होगी या तो गाय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है, कुछ भी हो ऐसा। अब ध्यान देंगे, अगला यहाँ पे लोथल। लोथल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, लोथल गुजरात वाले सेक्टर में कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य पाए गए। पेपर में क्वेश्चन बन क्या हुआ है कि वो कौन सा स्थल है, हड़प्पी स्थल, जहाँ पे गोदीबाड़ा के साक्ष्य पाए गए हैं। तो लोथल वो स्थल है जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बनावली एक लोकेशन है, कहाँ पे, हरियाणा की एक लोकेशन है बनावली। यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है मेरे यारो, यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई आकृति मिली है, हल की आकृति मिली है, ध्यान देंगे। हालांकि एक खिलौने की प्रतिकृति मिली है, ध्यान देंगे। यानी बेसिकली ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा हल मिल गया है, एक प्रतिकृति मिली है, यानी खिलौना मिला है, ध्यान देंगे। तो पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल मिली है, उसकी हल मिली है अर्थात उसकी एक प्रतिकृति मिली है, क्योंकि पक्की मिट्टी से आप हल नहीं चला सकते हैं। वो मिट्टी में जाएगी तो पक्की हो या कुछ भी हो, वो भुसभुस नहीं हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देंगे। संवेदन सभ्यता में हड़प्पा के तुरंत बाद जो अगला स्थल खुदाई हुई थी वो थी मोहनजोदाड़ो, ध्यान देंगे, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि यहाँ पे एक स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे एक स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्नानागार डेली यूज का नहीं था, ये किसी खास टाइम पीरियड में किसी त्योहार के लिए यूज किया जाता था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस स्नानागार की डिजाइन इतनी बेहतरीन है, इसमें एक तरफ से वाटर फ्लो कर रहा है और जो शुद्ध वाटर है, जब लोग नहा ले रहे हैं यानी वाटर गंदा हो जा रहा है तो उसके निकलने के लिए यहाँ पे डैम बने हुए हैं, उससे निकल जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर ईंटों के माध्यम से, पकी ईंटों के माध्यम से स्नानागार बनाया गया है, तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसकी प्राप्ति कहाँ हुई है, इसकी प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से हुई है, ध्यान देंगे। मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि राजस्थान में एक लोकेशन है कालीबंगा, यहां से जुते हुए खेत मिले हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कालीबंगा एवं बनावली दो डाउट करने वाली चीजें हैं, बनावली और कालीबंगा। ध्यान देना है, कालीबंगा से हमको जूते हुए खेत मिले हैं, ध्यान देंगे। कालीबंगा से हम लोग को जूते हुए खेत मिले हैं, क्योंकि बनावली से क्या है, बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल मिली है। बनावली को बनावटी याद कर लेंगे। बनावटी क्या होता है, खिलौने बनावटी होते हैं, यानी
एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उसके बनावटी रूप होते हैं, उसकी प्रतिकृति होते हैं। खिलौने में ट्रैक्टर ट्रैक्टर एग्जैक्ट थोड़ी ना, वो उसकी प्रतिकृति, उसकी बनावटी है। तो बनावटी को अगर बनावटी से याद करेंगे तो समझेंगे कि यहाँ से प्रतिकृति मिली है, अर्थात खिलौना मिला है। किसका? मिट्टी के हल का। और मिट्टी के हल का खिलौना मिला है तो जाहिर सी बात है कि उस दृश्य में हल पाया जाता होगा। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, काली नदी से आप लोग कालीबंगा याद कर लेंगे। ठीक, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बाकी चीजें तो हम समझा दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि संधो सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, अर्थात लोगों को यहाँ पे कांस्य के बारे में जानकारी थी, लेकिन यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय लोगों का उत्तर वैदिक काल में हो रहा है, अर्थात लोहे से लोग वैदिक पीरियड तक परिचित नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, अपने दिमाग में रखना है। जब तांबा और टीन, ध्यान देंगे, तांबा चूंकि सबसे पहले धातु जिसके बारे में जानकारी थी, इसी तांबे में जब टीन मिल जाता है तो लोगों को कांस्य बनता है। इसका मतलब क्या है कि लोग की साइंस बहुत अच्छी रही होगी इस ड्यूरेशन की, साइंस में तकनीकी डेवलपमेंट इनका अच्छा था। ठीक है, खासतौर पर रसायन विज्ञान में इससे पता चलता है, तभी तो ये टीन उनको पता था कि तांबे में टीन मिलाएंगे तो कांसा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि तांबे की तुलना में जो कांसा था ये ज्यादा सॉलिड था। ठीक है, और एग्रीकल्चर टूल्स बनाना तांबे की तुलना में कांसा बहुत आसान था। ठीक है, मतलब सॉलिड भी था। तो तांबा से कांसा कन्वर्ट करना इनको पता था, अर्थात सीधी सी बात है कि ये इनकी जो रसायन विज्ञान में जो इनकी भूमिका थी वो बहुत अग्रणी थी, या इसके बहुत अच्छे जानकार थे। ठीक है, राखी गढ़ी के बारे में एक अगला फैक्ट क्या लिखा है, करा कि राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, यहां से ये घग्गर नदी के पास स्थित है। ध्यान देंगे, लोकेशन लिखा है कि राखी गढ़ी किस नदी के पास स्थित है। घग्गर नदी के पास कौन सा लोकेशन स्थित है? राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो स्थित है वो घग्गर नदी के पास स्थित है। गुजरात में एक लोकेशन है जिसका नाम है रंगपुर। ध्यान देंगे, गुजरात में एक लोकेशन है रंगपुर। इस रंगपुर में क्या है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देंगे, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो सीधी सी बात है, यानी धान की खेती यहाँ पे होती होगी, उसी को कूट के लोग क्या करते होंगे? चावल बनाए होंगे। तो भूसी का ढेर कहीं रहा होगा, भूसी की ढोर हम लोग को खुदाई में मिल गया। कहां से मिला है? रंगपुर से हमको धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। रंगपुर कहां पे है? गुजरात में स्थित है। रंगपुर एक ऐसा ही स्थल है मेरे यारों, जहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के परिचय हमको मिले हुए। ध्यान देंगे, यानी हड़प्पा के तीनों चरणों के जो हमको प्रमाण है वो यहां से मिले हुए हैं। कहां से? रंगपुर से। एक तो ये फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। पशुपति शिव की अभी मूर्ति मैंने कल आपको दिखाई थी, उस पशुपति शिव के जो मूर्ति दिखाई थी बेसिकली, यानी जो एक योगी की मूर्ति थी। ठीक है, इसकी प्राप्ति भी कहां से हुई है? मोहनजोदाड़ो से हुई है। जो आपको ये मूर्ति कल दिखाई गई थी, ये मूर्ति, इस मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई है? इस मूर्ति की प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से हुई है। ठीक है, कल मैंने ये मूर्ति आपको दिखाई थी, मैं डिस्कस भी किया था। तो जिसको लगता होगा कि डिस्कस नहीं किया गया, थोड़ा सा लास्ट वाले में जाएंगे ना तो वहां पे पा जाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा मुहर है, यहां से मुहर प्राप्त हुई है जिस जो पशुपति शिव की मुहर है। इसकी लुकिंग ऐसा है, ऐसा लगता है कि ये स्वयं भगवान शिव है, पशुपति शिव है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। इस मूर्ति का जो दाहिना साइड है, इस मूर्ति के दाहिने साइड में बाघ के साथ हाथी है। ध्यान देंगे, और जो बायां साइड है यहाँ पे गेंडा के साथ भैंसा है। ध्यान देंगे, गेंडा और भैंसा है। इस चीज को ध्यान देना है। तो योगी की मूर्ति में एक साइड बाघ और हाथी है, और दूसरी साइड क्या है? आपका गेंडा एवं भैंसा है। इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, अब आती है बात कि नेक्स्ट से याद करें तो अगला है, योगी का सिर को रहा त्रिशूल जैसा है। ध्यान देंगे, योगी का सिर कैसा है? तो त्रिशूल जैसा है। एक देख लिया, तो योगी का सिर कैसा है? त्रिशूल जैसा है। तो ये बोल भी रहा है कि जो इसमें योगी का सिर है वो कैसा है? त्रिशूल जैसा है। मार्शल महोदय ने इस योगी जी के बारे में बोले हैं कि ये क्या है? रुद्र शिव के अवतार है। ध्यान देंगे, रुद्र शिव के अवतार है। ये किसने बोला है? तो ये मार्शल महोदय के द्वारा इसको बोला गया है। आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हमको पता दोस्तों कि सबसे पहले क्या है कि दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या है 1921 में हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया गया था। तो दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या है 1921 में, हालांकि जो दयाराम साहनी का जो महानिदेशक थे उस वक्त, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, उनका नाम था, क्या नाम था? जॉन मार्शल नाम था। ध्यान देंगे, उनका नाम जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने क्या किया था कि बेसिकली हड़प्पा, हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, एग्जैक्ट याद रखना है, बाएं तट। ध्यान देंगे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, यहाँ के टीलों का उत्खनन किया गया था। तो किसके निर्देशन में? मार्शल साहब के निर्देशन में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। इस चीज को दिमाग में रखना है।
हड़प्पा स्थित कहां पे है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये दिमाग में रखना है। अगले ही वर्ष 1922 में क्या हुआ है कि राखलदास बनर्जी साहब होंगे, बनर्जी साहब क्या करेंगे कि मोहनजोदाड़ो के टीले का उत्खनन करेंगे। ध्यान देंगे, जो मोहनजोदाड़ो के टीले का उत्खनन करते हैं, मोहनजोदाड़ो क्या है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ध्यान देंगे, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, यानी रावी के बाएं तट पर कौन स्थित है? हड़प्पा। और सिंधु के दाहिने पे कौन स्थित है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमको हस्ताक्षर की मूर्ति मिली है, योगी की भी मूर्ति यहीं से मिली है। इसका खनन किसने किया है? राखलदास बनर्जी ने किया है। कब? 1922 में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का असली मीनिंग जो था वो था मोहनजो दारो, और यही मूवी बनी थी मोहनजोदारो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जान लीजिए, ठीक है। हड़प्पा पीरियड में हमको कपास की साक्ष्य मिल जाते हैं, अर्थात ऐसा माना जाता है कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में किया गया था। और कब किया गया था? हड़प्पा पीरियड में। तो वस्त्रों के निर्माण में देखेंगे कपास का यूज किया जाता है। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहां किया गया था? भारत में किया गया था। ये चीज अपने दिमाग में रखना है। ये इसकी चूंकि स्रोत क्या है हड़प्पा पीरियड में मिल जाते हैं, इससे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के प्रमाण जो है वो मिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्राचीन संस्कृति है। यहाँ प्रमाण मिलने का मतलब है कि इसका उत्पादन का प्रारंभ भी कहां हुआ होगा? सिंधु सभ्यता में ही हुआ होगा। ध्यान देंगे, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य मिले वो कहां पे मिले? आपके मोहनजोदाड़ो से ही मिले। ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल भी है हड़प्पा का मोहनजोदाड़ो, क्योंकि पहली बार खनन मोहनजोदाड़ो में, सॉरी हड़प्पा में हुआ है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। और चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स जो है वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली है। ध्यान देंगे, ऐसा माना जाता है कुबड़ वाले बैल की आकृति यहाँ पे काफी मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि कुबड़ वाले बैल का थोड़ा धार्मिक महत्व रहा होगा, थोड़ा उसका पूजा वूजा में महत्व रहा होगा। आज भी देखेंगे कुबड़ वाले बैल का धार्मिक महत्व है। आपके घर में देखेंगे गाँव वो लोग लेके आते हैं पशुपति की, मतलब बैल का पूजा करने के लिए। आप लोग 10 रुपया 5 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा रहती है आप लोग देते भी हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हड़प्पा पीरियड से फेमस है। वो हड़प्पा पीरियड से वो कुबड़ वाला जो बैल है ना, उसकी धार्मिक महत्व रही है। इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि हड़प्पा में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले मेरे यारों, इस चीज को ध्यान देना। मंदिर के साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिले हुए हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं, उनमें जो सर्वाधिक मुहरें हैं उसमें एक श्रृंगी पशु का वर्णन है। ध्यान देंगे, उसके बाद से कुबड़ वाले बैल। तो सर्वाधिक जो मुहरें मिली है वो किसकी है? एक श्रृंगी पशु की है, एक श्रृंगी पशु की है। और उसके बाद कुबड़ वाले बैल की है। यानी मुहरों की जो प्राप्ति हुई है उनमें सबसे मैक्सिमम मुहरों पे किसका अंकन है? एक श्रृंगी पशु का वर्णन है। सेकंड क्या है? उस पे कुबड़ वाले बैल का वर्णन है। ध्यान देंगे, या उसकी अंकन है। मोहनजोदाड़ो काफी इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में ही बोल दिया। मैक्सिमम फैक्ट जो हड़प्पा के हैं वो मोहनजोदाड़ो से ही है। मोहनजोदाड़ो से एक कांसे की नर्तकी मिली है। ठीक है, कांसे की अब जब लिखते हैं ना कि साइंस टेक में डेवलपमेंट का अच्छा था, तो आपको कांसे की नर्तकी का एग्जाम्पल देना पड़ता है वहां पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कांसे की नर्तकी का जो आकार है वो आप लोग देखेंगे, तो आकार क्या है? 10.5 से, ठीक है, 10.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, 2.5 दूना होता है 5 और 5 दूना होता है 10। याद करने का तरीका बस अपने दिमाग में रखिए, 10.5 है। तो 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है। कोई एक चीज आपके दिमाग में रहे, 2.5 दूना 5, 5 दूना 10। ठीक है, याद हो जाएगा। यानी कांसे की नर्तकी का जो आकार है वो आकार याद करना बहुत सहज है। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो से एक पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, ध्यान देंगे, पुजारी की धड़ वाली जो पुजारी है ना, उनकी मूर्ति भी यही मिली है। ठीक है, बेसिकली जो मोदी जी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पुजारी की धड़ वाली मूर्ति की प्राप्ति भी यही से हुई है। मैक्सिमम चीजों की प्राप्ति देखेंगे ऐसी है। मोहनजोदाड़ो से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। ध्यान देंगे, ऐसा माना जाता है कि जो अन्नागार था ये लोगों से एज अ टैक्स इसको वसूल करके रख लिया जाता था। और जब यदा कदा ऐसी स्थिति आती थी जब लगता था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, तो जो भी शासक वर्ग रहता था या जिसको जिम्मेदारी दी गई रहती थी, वो वर्ग क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में कर देता रहा होगा। ठीक है, या फिर ट्रेड के लिए भी इसको इकट्ठा किया जाता रहा होगा। तो कुछ ऐसे गेस किए जाते हैं कि क्या कारण था कि इतने बड़े बड़े अन्नागार की प्राप्ति हुई है। जानेंगे, अन्नागार इतने बड़े थे कि ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहलाते हैं। जानेंगे, इनकी ऊंचाई या इतने ये बड़े थे कि इनको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारतों के तौर में इनको शामिल किया जाता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंटों के साथ साथ कुछ जगहों पे कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्सिमम जो है कि ईंटों का जो प्रयोग हुआ है वो कैसे है, वो ईंटें पकी हुई है। जैसे ध्यान देंगे, कह रहा है कि कालीबंगा से क्या है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा से क्या है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे शिल्पकर्म को थोड़ा फोकस करेंगे। आप सोचिए कि शिल्पकर्म कितना अग्रणी रहा होगा कि इतने समय पूर्व 2324, हालांकि अभी रिपोर्ट आ रही है 10,000 साल पुरानी, कई सारी रिपोर्ट कहती है कि हड़प्पा पीरियड था, हालांकि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग विधि है उसी को मानेंगे 2300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो कालीबंगा से हमको नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान देंगे। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमको चौंदड़ों से मिले हैं, ठीक है। ईंटों के बारे में दो फैक्ट आप लोग को याद में रहना चाहिए, ध्यान देंगे। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहां मिला है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हम लोग को कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और चौंदड़ों से हम लोग को वक्राकार ईंटों का प्रयोग मिला हुआ है। यहां से अग्निकुंड की भी साक्ष्य हड़प्पा के दो स्थलों से मिले हुए हैं, ध्यान देंगे। हड़प्पा के दो स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जैसे एक स्थल लोथल, लोथल वही लोथल जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा वही जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया। ध्यान देंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो वृहद स्नानागार मिला हुआ है, ध्यान देंगे, जो वृहद स्नानागार मिला है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी उसका एक डाटा यहाँ पे दिया है, ध्यान देंगे। उसका एक डाटा यहाँ पे दिया है। डाटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो उसकी लंबाई थी वो 11.88 मीटर यानी लगभग 12 मीटर के करीब में थी, 11.88। जो इसकी चौड़ाई थी लगभग 7 मीटर के करीब में थी, और जो गहराई थी वो 2.43 मीटर थी, 2.43 मीटर थी, ध्यान देंगे। 2.43 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो लगभग 7 आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन 7 मान लेंगे। इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो लगभग 12 आ जाएगा, 7 5 12, 11.88 मतलब 12। तो अपने दिमाग में बेसिक्स ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे दिमाग रखेंगे 2.43, ठीक है, 2.43, ठीक है। 2.43 के बाद से अगला यहाँ पे ऐड करेंगे +5, तो दिमाग में रखेंगे लगभग 7 पहुंच जाएंगे, तो 7.01 हो गया। 7 में फिर 5 ऐड करेंगे तो लगभग 12 पहुंच जाएंगे, 12 मतलब 11.88 को हम लोग 12 मान सकते हैं। अगर आ गया पेपर में तब ध्यान देंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इस तरह से भी गेस कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ये वाला याद आएगा कि भाई 12 था लेकिन सर बोले थे कि 12 से थोड़ा कम था, तो 11.88 -5 कर देते हैं, तो -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.88 -5 करेंगे तो 6.88 आ जाएगा, यानी लगभग 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से -5 करेंगे तो लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2.5 लिखा भी है, 2.43, ठीक है। तो कुछ ऐसा गेस कर लेंगे, और मैं हमेशा कहूँ इमेज बनाएंगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। हड़प्पा के दो स्थलों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, लोथल एवं चौंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने हमको मिले हुए हैं। तो हड़प्पा के दो स्थल लोथल और चौंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। हड़प्पा की जो लिपि थी वो स्टडी नहीं की जा सकी, कारण यह है कि जो आज की फेसबुक है ना, वो लिपि यहाँ देखने को मिलती है। जैसे फेसबुक पे लव रिएक्शन है, लाइक वाला है, हाहा वाला है, ठीक है, वो सारे रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही वो भाव चित्रात्मक वृत्ति है, वो आप रिएक्शन देते सामने वाला समझ जाता कहना क्या चाहते हैं, ठीक। तो भाव चित्रात्मक विधि है, इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि इनके क्या भाव थे उसको अभी स्टडी कर पाना थोड़ा नामुमकिन टाइप का है, क्योंकि अभी स्टडी इतने दिनों में नहीं कर पाएगा, तो पता नहीं, क्या पता आगे कितने दिनों में किया जा सके, ठीक है। लिपि ध्यान देंगे भाव चित्रात्मक है, ठीक है। जो घरों का इनका विन्यास है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है, यानी इस टाइप से ध्यान देंगे। जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, सड़कों किनारे ढकी हुई नालियां थी, इसी को दिमाग में रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की इसी के लिए कहा जाता है, जो नगर है, जो घरों का विन्यास है, वो ग्रिड पद्धति पे बेस्ड है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। घरों के जो दरवाजे हैं या जो खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि वो जो गली थी, ध्यान देंगे, मुख्य सड़क की ओर न खुल के जो अंदर साइड वाली गली थी उधर खुलती थी। जैसे मान लीजिए ये मुख्य सड़क है, ठीक है, यहाँ पे कोई घर है तो यहाँ पे ना खुल के जो इधर की गलियां है ना, इस गली में, इधर की जो गली है, इस गली में क्या है, इनके जो जंगला वाला था वो खुला हुआ था, ठीक है। ऐसे जाम वाम की समस्या में दिक्कत, भाई अभी मान लो यहीं पे अपना क्या करें, ये लोग गेट बना दे, जैसे आजकल शहरों में है। अब यहाँ क्या करें कि अपना घोड़ा गाड़ी रख दे, अब इधर से कोई चीज निकला तो जाम। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या बेसिकली, ठीक है, कई कई अन्य चीजों से, मेरा मानना कि ध्वनि प्रदूषण से भी बचने के लिए इन्होंने इन सारी चीजों को साइड में स्टार्ट किया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो मुख्य सड़कें की ओर न खुल के गलियों में खुलती थी। हालांकि इसमें अपवाद है आपका लोथल। लोथल एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ध्यान देंगे, इसके घरों के दरवाजे क्या है, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल एक ऐसा नगर था, ठीक है।
दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप लोग को जरूर करना है, ठीक है। यूपीएससी हिंदी को आप लोग जितना प्रमोट करेंगे, नो डाउट, देखिए हम लोग भी स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस मिनिमम समय के बीच में आप लोग के लिए अगर समय निकाल के इस परीक्षा की घड़ी में भी आ जा रही है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग अपने लिए भी उतनी ही रिस्क ले रहे हैं। तो भाई मान के, दोस्त मान के, जो भी मान के, यार प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, सपोर्ट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सब्सक्राइब मतलब हम लोग का एक टारगेट भी है। देखिए मैं सिंपल से अपना लक्ष्य बता दूं कि हम लोग का टारगेट था कि हम लोग प्रीलिम्स के पहले 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं पूरी श्रद्धा के साथ इसके लिए आपकी प्री की तैयारी करा रहा हूं। बस एक छोटा सा सपोर्ट आपको करना है, वीडियोस को इतना शेयर करना है कि सब्सक्राइबर प्री तक क्या उसके पहले ही हम लोग पहुंच जाए, ठीक है, ताकि प्री तक 2 लाख तक पहुंच जाए। क्योंकि यार स्वार्थ तो इंसान में का सब जगह है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो मुख्य फसलें हैं यहाँ पे वो गेहूं और जौ है, ध्यान देंगे। मुख्य फसलें सिंधु सभ्यता की क्या है? गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य फसलें थी। रंगपुर मैंने बताया, रंगपुर से भूसी की प्राप्ति हुई है, कहां से? गुजरात में स्थित है। करा कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर से चूंकि भूसी की प्राप्ति ऑलरेडी हुई हुई है, तो चावल भूसी का संबंध अंतर संबंधित है ही है। लोथल एक से गोदीवाड़ा की प्राप्ति हुई है और अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है। लोथल से चावल के दाने की भी प्राप्ति हुई है, ठीक है। मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ। लोथल से गोदीवाड़ा की प्राप्ति हुई है, लोथल से और क्या प्राप्ति हुई है? लोथल से चावल के दाने की प्राप्ति हुई है, लोथल से अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है, कालीबंगा से भी अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तौल की जो इकाई थी ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 16 के अनुपात में थी, ध्यान देंगे। माप तौल की इकाई जो थी वो 16, जैसे 16 आना हम सुनते हैं ना, तो आज भी वो तौल की इकाई उसी पद्धति पर आधारित है जिसमें पहले थी। तो तौल की इकाई यहाँ पे क्या है? 16 के अनुपात में थी। ये दिमाग में अपने रखना है। क्योंकि पहिए का खोज बहुत पहले चुका है और यहाँ पे बैल वगैरह आप लोग देखेंगे व्यक्तिगत यूज में आ चुके हैं। तो बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ये परिवहन के इनके माध्यम रहा करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया से क्या है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों पर एक मेलुहा नाम का एक शब्द मिला है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेलुहा जैसी एक विकसित सभ्यता से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मेलुहा को व्यापार संतुलन की स्थिति में, यानी व्यापार लाभांश की स्थिति में दिखाया गया है, अगर सिंपल सी बोले तो ऐसा माना जाता है कि जो मेलुहा शब्द है, इस शब्द का यूज सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया। ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का यूज सिंधु सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए किया गया होगा। ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि जैसा यहाँ के डेवलपमेंट दिखता है, कि जैसा ऐसा लगता है कि भैया इनकी जो नगर विन्यास है, जो नगर का डेवलपमेंट है, जो अन्नागार है, जो इनकी डेवलपमेंट है, उनको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो शासक वर्ग था ना, वो वणिक वर्ग था। यानी शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी? वणिक वर्ग के हाथ में थी। इस चीज को ध्यान देंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछली बार हम लोगों ने अपने टेस्ट में भी इस चीज को दिया हुआ था, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान कर देना है कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खनन 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में, ठीक है। ये सारी फैक्ट के बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में तुम लोगों ने बता ही दिया है, ठीक है। दयाराम साहनी के निर्देशन में या नेतृत्व में हड़प्पा को, और राखलदार बनर्जी के मोहनजोदड़ो के से संबंधित साक्ष्य हम लोगों ने बहुत सारे देख लिए। इन दोनों को पिग्गट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है। एक्चुअली इन दोनों के डेवलपमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों जुड़वा राजधानी रहेगी, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा था, ठीक है, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय के द्वारा कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में भले ही किसी मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ पे मात्र जो मूर्तियां हैं उनकी संख्या खूब प्राप्त हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे, और मातृ देवी को क्या है? उर्वरता की देवी मानते थे। जानेंगे, मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानते थे, क्योंकि ये एक ट्रेड आधारित व्यवस्था थी, इकोनॉमिक रूप से डेवलप था। अधिशेष उत्पादन होगा ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उर्वरता की देवी के रूप में मातृ देवी को ये लोग पूजा करते थे। यहाँ पे ध्यान देंगे, हालांकि इसके साथ साथ नाग पूजा के, वृक्ष पूजा के, जल पूजा के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और ये सब चीजें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से सीखी हुई चीजें हैं, आज तक हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो संस्कृति का हम लोग इतने बड़े फॉलोअर हैं। और ध्यान दीजिएगा, संस्कृति को जो नहीं सहज पाया, ध्यान देंगे, वो कुछ नहीं सहज पाएगा, सिंपल सी बात है। यही कारण है कि एक अंग्रेज था, शायद क्लाइव या कौन, मतलब बहुत क्लियर मैं नहीं हूं, उसने बोला भी था कि भारत पे अगर राज करना है, भारत को अगर पतन के रास्ते पर लेके जाना है, तो भारत की संस्कृति को पतनोन्मुख बनाना है, यानी दिखाना है कि तुम्हारे संस्कृति में कुछ था ही नहीं। सिंपल सी बात है, तभी लोग तुमको चाहेंगे। और जब तुमको चाहेंगे, तुमको चाहता, तो फिर हो जाएगा हाल वही, ठीक है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, तुम्हारे धन किसी और का धन, तुम्हारा माल किसी और का माल, मतलब
धन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, ये लॉजिक है, सिंपल सी बात है। मेरा इसीलिए मानना है कि हमेशा कल्चरल नेशनलिज्म एक बड़ी बेनिफिशियल चीज है किसी भी राष्ट्र के एकजुटता, अखंडता को बनाए रखने में। इस चीज को ध्यान देंगे। स्वास्तिक का चिन्ह जो आप लोग शादी विवाह में या किसी भी शुभ अवसर पर देखेंगे, स्वास्तिक का चिन्ह भी इसी हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है, ध्यान देंगे। यहां तक कि सूर्य उपासना, आज भी हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्योपासना का भी अनुमान हड़प्पा सभ्यता के चिन्हों पे मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योपासना इस ड्यूरेशन में मौजूद थी। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, या सीधे पूरी सामाजिक जीवन, हुल सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपनी हड़प्पा सभ्यता से स्वीकार किया हुआ है। मंदिर के अवशेष नहीं पाए जाते थे, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। मातृ देवी प्रधान, चूंकि मातृ देवी की पूजा यहाँ पे सर्वाधिक होती थी, मूर्तियां सर्वाधिक मिले हैं, इससे पता चलता है कि सभ्यता क्या है, मातृ प्रधान रही होगी, ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संत सभ्यता क्या है, मातृ सत्तात्मक रहेगी या मातृ प्रधान रहेगी, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मृण मूर्तियां हैं उनकी संख्या सर्वाधिक थी। कुबड़ वाले सांड का भी अपना विशेष स्थान था, क्योंकि मोहरों में सेकंड नंबर पे सर्वाधिक कुबड़ वाले मोहर क्या है, किसके मिले हैं, कुबड़ वाले बैलों के मोहर मिले हैं। सर्वाधिक किसके मिले हैं, एक श्रृंगी पशु के मिले हैं, ध्यान देंगे। तीन सूनी और ऊती वस्तु का प्रयोग करते हैं, सारी चीजें मैंने बता दिया है। मनोरंजन के साधन क्या होंगे, क्योंकि एक जगह पासा मिला हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि पाशा वगैरह, ठीक है, इनकी मनोरंजन का साधन ना होंगे। क्योंकि अभी भी लड़ाइयाँ, तो मतलब चूंकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक रूप से अर्थव्यवस्था वो डेवलप थी, तो लड़ाइयाँ तो नहीं होती थी, लेकिन शिकार वगैरह मानते हैं कि लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो शिकार, पाशा खेलना, ये सब सारी चीजें क्या है कि मनोरंजन का साधन यहाँ पे रही होगी। यहाँ पे की चीज ध्यान देंगे, कालीबंगा एकमात्र ऐसा इसका स्थल है जिसके दोनों टीलों के प्राचीरों की घेराबंदी की गई है, यानी दोनों टीलों के रक्षा प्राचीरों से घेरा गया है। मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर देखेंगे वो दो टाइप थे। एक ऊंचे चबूतरे पे बने होते थे, ठीक है, ये थोड़ा छोटे होते थे, ध्यान देंगे। और एक बिना चबूतरे पे यानी थोड़ा नीचे से बने होते थे, ये थोड़े बड़े होते थे। ये पूर्वी थे, ये पश्चिमी थे, ये ईस्ट वाले थे, ये वेस्ट वाले थे। ये दुर्गीकृत होते थे, लेकिन ये गैर दुर्गीकृत होते थे, ध्यान देंगे। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें ये दोनों दुर्गीकृत है, ठीक है, यही बताना चाह रहा है, ठीक, यही बताना चाह रहा है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। लोथल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखे हैं कि यहाँ से अग्निकुंड मिला है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है चाहे वो पति पत्नी रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी, मतलब बहुत नजदीकी रहे होंगे, बहुत नजदीकी को ही एक साथ दफनाया जाता है, ठीक है, तो या एक साथ डेथ हुई होगी। तो लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। तो सर्वाधिक युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, सर्वाधिक युगल समाधि के साक्ष्य हड़प्पा में लोथल से मिले हुए हैं। सर्वाधिक जो युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं, जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि सिंध सभ्यता का जो विनाश हुआ होगा वो जलवायु परिवर्तन, हालांकि विनाश के कई कारण दिए जाते हैं, ठीक है, पतन के, जिनको देखेंगे नीचे लिखा भी है, लेकिन मेनली जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण माना जाता है, जिसको स्टाइन महोदय के द्वारा, ध्यान देंगे, एक विद्वान है आर्ले स्टाइन महोदय के द्वारा इस मत को स्वीकार किया गया था, ध्यान देंगे। और यही सर्वाधिक स्वीकार्य मत भी है। अन्य जो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित मत है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ध्यान देंगे। अन्य जो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित मत है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसमें एक मत है जलवायु परिवर्तन, जो कि आर्ले स्टाइन महोदय का है, ध्यान देंगे। जलवायु परिवर्तन कौन बोलता है, तो जलवायु परिवर्तन आपका आर्ले स्टाइन महोदय बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया और सब लोग निपट लिए। भूतात्विक परिवर्तन साहनी जी के द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा कैनेडी महोदय के द्वारा। बाढ़ मैके एवं मार्शल के द्वारा। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ भी है। आर्यों के आक्रमण को गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय के द्वारा बोला जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, ये दो पेपर में पहले से आया हुआ है, इस चीज को ध्यान देंगे। जलवायु परिवर्तन चूंकि सबसे मान्य है तो आर्ले स्टाइन है, ठीक है। भूतात्विक परिवर्तन को एमआर साहनी जी के द्वारा बोला जाता है। प्राकृतिक आपदा को कैनेडी महोदय के द्वारा बोला जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जाहिर होते तभी आएंगी जब क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। तो चूंकि ये दो चीजें क्या ना, ये दो चीजें ये इसी में इंक्लूड है, इसी का मेन कारण इसको माना जाता है, जलवायु परिवर्तन को आर्ले स्टाइन महोदय के द्वारा इसको दिया गया था। अब हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे जो बसे नगर है उनको देख लीजिए। तो मैंने पहले बता दिया हड़प्पा कहाँ पे है, तो रावी नदी के किनारे। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे। सुदका कुक आपका सादीकोर। रंगपुर से भूसी के साक्ष्य मिले हैं, आपका भादर के किनारे है।
कुणाल एक है, वो सरस्वती नदी किनारे, बनावली भी आपका सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती अब लुप्त प्राय हो चुकी है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। भगवानपुरा भी सरस्वती नदी किनारे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जो कि सरस्वती नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो ध्यान देंगे कुणाल, ठीक है, कुणाल पांड्या ने, बनावली और भगवानपुरा, ये तीनों, कुणाल, बनावली एवं भगवानपुरा, ये तीनों सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कुणाल, बनावली एवं भगवानपुरा, ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिंध नदी के किनारे वालों को आप एक साथ याद कर लीजिए। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी किनारे है, कोट दीजी सिंध नदी किनारे है, चहुंदड़ो सिंध नदी किनारे है, ठीक है। इसके साथ साथ आमरी सिंध नदी किनारे है। तो सिंध नदी किनारे के जो स्थल है उनको एक साथ याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चहुंदड़ो, ठीक है, और यहाँ पे आमरी है। ये सब सिंध नदी के किनारे स्थित स्थल है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद से जो चुटफुट है उनको देख लीजिए। घग्गर नदी किनारे दो स्थल है। घग्गर नदी किनारे आपका राखीगढ़ी है, ध्यान देंगे। घग्गर नदी किनारे आपका राखीगढ़ी है। घग्गर नदी किनारे आपका कालीबंगा है, ये याद कर लीजिए। घग्गर नदी किनारे राखीगढ़ी एवं कालीबंगा है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चिनाब नदी किनारे मांडा है, ये तो हमने स्टार्ट में ही बताया था, ठीक है। सुतका गिंडोर दास की है, ये भी स्टार्ट में था। आलमगीर हिंडन है, ये भी स्टार्ट में बता दिया था, ठीक है। तो लगभग सभी नदियां हम लोगों ने देख लिया है। इसमें क्या है कि जो चार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले हैं उनकी हम लोग पहले याद कर ही चुके थे। आप सरस्वती नदी के किनारे कुणाल, बनावली और भगवानपुरा है, ये याद कर लीजिए। और सिंध नदी किनारे आमरी, मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी और चहुंदड़ो, ये याद कर लीजिए। प्रवरा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? दैमाबाद है, ध्यान देंगे। प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। तो ये सारे वो स्थल हो गए। अब बताता है कि प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। ऐसा नहीं है कि जिन जिन धातुओं का यूज किया जाता था हड़प्पा पीरियड में, वो सब हड़प्पा पीरियड में पाई जाती थी। कई सारी चीजों का आयात निर्यात के माध्यम से कई सारी चीजें हमारे पास आई गए हैं और गई हैं। जैसे देखेंगे, जो तांबा का होता था वो खेतड़ी में पाई जाती थी, ध्यान देंगे। खेतड़ी की खान आज भी तांबे के लिए फेमस है, ठीक है। बलूचिस्तान से भी तांबे का प्राप्ति स्थल था, इस चीज ध्यान देंगे। लाजवर्द, आज का जो अफगानिस्तान है वहां पे एक जगह था बदख्शां, वहां से लाजवर्द की प्राप्ति होती थी, ठीक है। टीन की प्राप्ति क्या है? ईरान से होती थी, इस चीज को ध्यान देंगे। फिरोजा या टीन की प्राप्ति। चांदी की प्राप्ति राजस्थान में एक जगह है जावर और अजमेर की खानों से क्या है, यहाँ से चांदी की प्राप्ति होती थी, ध्यान देंगे। सीसा की प्राप्ति अफगानिस्तान से होती थी, इस चीज को ध्यान देना है। शिलाजीत की प्राप्ति हिमालय से होती थी। गोमेद की प्राप्ति गुजरात से होती थी। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गोमेद की प्राप्ति कहाँ से है? गोमेद की प्राप्ति गुजरात से है। शिलाजीत की हिमालय से है। सीसा की अफगानिस्तान की है। लाजवर की बदख्शा अफगानिस्तान से है। तांबा की खेतड़ी से। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको एक बार और रिविजन कर लेंगे, याद हो जाएगी। हड़प्पा का हम लोग देख ही लिए कि हड़प्पा का उत्खनन करता कौन था। तो यहाँ पे दयाराम शाहनी जी थे। मोहनजोदड़ो का हम लोग भी देख लिए हैं, राखलदास परासी थे। 2019 में चूंकि इस ट्रेंड पे क्वेश्चन बन गया है तो आप लोग को देख लेना चाहिए। रंगपुर भी इंपॉर्टेंट है। रंगपुर का राव जी है, ठीक है। आर से रंगपुर और आर से राव, ध्यान देंगे। रोपड़, रोपड़ क्या है? यज्ञदत्त शर्मा जी है। रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा जी है, ठीक है। राव ने क्या है, रंगपुर के साथ साथ लोथल का भी उत्खनन किया, ध्यान देंगे। राव ने रंगपुर के साथ साथ लोथल का भी उत्खनन किया है। बनावली का किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा। धौलावीरा चूंकि अब न्यूज में आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जगपति जोशी, जेपी जोशी के द्वारा, ये करंट में भी मैंने पढ़ाया है, जगपत जोशी के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। इसका उत्खनन। धौलावीरा स्थित कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो कि आज की मकरान समुद्र तट पे यानी पाकिस्तान में स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? उसकी खोज किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट नहीं, चूंकि पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तान में है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है। आलमगीरपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरठ में स्थित है। और आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आलमगीरपुर और रोपड़, इन दोनों की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर और रोपड़ की खोज की थी। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आलमगीरपुर और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की और आलमगीरपुर, इन दोनों की खोज की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग देखेंगे। चौंधड़ों का खोज किसने किया था? मजुमदार जी ने किया था, ठीक है। चौंधड़ों का खोज एमजी मजुमदार ने किया था, ये अपने दिमाग में रखेंगे। तो जो भी स्थल है इसको एक बार देख लेंगे, इजिली याद हो जाएगा। लोकेशन हड़प्पा पाकिस्तान में, ये चीज हम लोग देख लिया है। चौंधड़ो आपके सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। हनुमानगढ़ कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कोटदीजी खैरपुर सिंध प्रांत में स्थित है। ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। इसको फजल अहमद, एक ही ऐसे मुस्लिम है, मेरा मानना है कोटदीजी से संबंधित है, इनका उत्खनन किया गया था, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लेंगे। अब यहां से आपका हड़प्पा खत्म हो गया, ठीक है। हड़प्पा खत्म हो गया। हड़प्पा से क्वेश्चन इतने ही बनते हैं, उम्मीद करते हैं यहीं से क्वेश्चन बनेंगे भी, और आप लोग पूर्णतः सक्षम होंगे हड़प्पा पीरियड के एक एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि कितना टाइम बचा है।
25 मिनट के अराउंड हमारे पास आज की क्लास का बचा हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लासेस समझे कि आप लोग की छूटे ना, किसी दिन मेरी तबीयत खराब है या कुछ कारण ऐसा पड़े। ठीक है, क्योंकि बीच में मुझे कुछ दिन जाना भी है कहीं, तो इस वजह से 2 दिन क्लास मिस होने की संभावना थी, लेकिन वो मिस ना हो। एक एक दिन में मैं 2-2 क्लास ले रहा हूँ, ताकि सारी क्लासेस आप लोग को टाइम पे अपलोड हो, आप लोग का कुछ भी छूटे ना। ठीक है, जो मेरी तरफ से अपनी जिम्मेदारी थी वो पूरी होगी। सपोर्ट करना है तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और मेरा मानना आप लोग सपोर्ट करेंगे भी। ठीक है, यूपीएससी हिंदी ध्यान देंगे दोस्तों कि जो प्री टाइम बैच लॉन्च की है, लिख के ले लो मेरे से कि इतनी बेहतरीन जो क्रैश कोर्स है वो किसी ने लॉन्च नहीं किया होगा, इतने सस्ता और अच्छा। तो मेरा मानना अभी 3 महीने का टाइम है आपके पास, बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं उस प्री टाइम बैच के माध्यम से, क्रैश कोर्स के माध्यम से। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस की जितनी धार है वो जरूर चेक करिए, ताकि अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, वैदिक सभ्यता देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो सिंध के बाद से अगला जो टाइम पीरियड आता है वो अपना वैदिक पीरियड आता है। ठीक है, वैदिक पीरियड में इतिहास में सब कुछ अच्छा अच्छा है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, सबकी भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि समाज एवं जातिगत आधार पे नहीं, वर्ण आधार पर डिवीजन है, तो सब कुछ अच्छा है। इसी को ध्यान देंगे। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान देंगे। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरे को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का है, यानी 500, कुल 500 साल का ये इतिहास है। और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का ये है, यानी 400 साल का ये इतिहास है। यानी वैदिक काल कुल 900 ईयर का इतिहास है। ध्यान देंगे, 900 ईयर का। ठीक है, 900 साल की क्या इतिहास है, इसको हम लोग अगले आधे घंटे में पढ़ने का, 40 मिनट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले 500 साल का इतिहास पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ध्यान देंगे, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि वैदिक काल का जिस लोगों ने आधार रखा था वो आर्य थे। ध्यान देंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन में भी आर्यों के आक्रमण को एक कारण माना भी जाता है। आप लोग ध्यान देंगे। तो वैदिक सभ्यता के जो वासी हैं, इनको हम लोग आर्य कहते हैं। हालांकि इस पर रिपोर्ट आ चुकी है, खैर उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, प्री का क्लास है, देखेंगे। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है, अपने दिमाग में रखेंगे। आर्यों का जो प्रचार है मेरे यारों, वो ध्यान देना, अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक है। ध्यान देंगे, अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक है। तो आर्यों का प्रचार ये पेपर में क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में रखेंगे। आर्य का, आर्य बेसिकली क्या है, आर्य बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, यानी कुलीन, ऊंचा। ठीक है, तो आर्य वर्ड है, यानी तुम आर्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम कुलीन हो, तुम जो भी हो। ठीक है, तो आर्य एक संस्कृत वर्ड है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ये प्री में क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि वैदिक कालीन सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, अर्थात जो आर्यों के द्वारा स्थापित की गई सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है, एक वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। चूंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं, यहाँ के निवासी आर्य माने जाते हैं, अर्थात आर्यों के द्वारा जिसका डेवलपमेंट किया गया वो सभ्यता ग्रामीण थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चूंकि आर्य वर्ड ही अपने आप में संस्कृत है, अर्थात इनकी लैंग्वेज ही क्या रही होगी, संस्कृत रही होगी। इसमें कोई अंतर नहीं है, याद कर लेंगे। हमारे पास कुल 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का नाम हम लोग पहली क्लास में देख लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट लिखा है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। प्रीलिम्स के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में क्या है दोस्तों, चारों वेदों की उपवेदों का नाम लिखा है, और उसके उद्गाता को क्या कहते हैं, अर्थात पुरोहित को क्या कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा किया है। यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। हमारा काम क्या है, इनको क्लियरली देख लेना, देख लेना, देख लेना, देख लेना, जानेंगे। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्रमाणिक है, ऋग्वेद से ही कई सारे स्तुतियों को अन्य वेदों में शामिल भी किया गया है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ऋग्वेद की जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अर्थात इसकी आयु बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इससे आप लोग आयुर्वेद कर सकते हैं। मैं जैसे याद करता हूँ इमेज बना के, मैं वही तरीका आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, यजुर्वेद ध्यान देंगे। यजुर्वेद का संबंध क्या है, यजुर्वेद का संबंध आपका धनुर्वेद से। ध्यान देंगे, यजुर्वेद का संबंध आपका धनुर्वेद से है। ठीक है, सामवेद क्या है, सामवेद का संबंध आपका गंधर्व वेद से है। ध्यान देंगे, सामवेद का संबंध आपका गंधर्व वेद से है। और
अथर्ववेद का संबंध आपका शिल्पवेद से। शिल्प क्रम कर्म क्या है, इकोनॉमी से संबंधित है। अथर्ववेद थोड़ा नाम में इकोनॉमी लग रही है ना, अर्थ, ठीक है। तो अथर्ववेद को आप लोग शिल्पवेद से, यानी इकोनॉमी से संबंधित एक ही उपवेद है जिसका नाम है शिल्पवेद। शिल्प क्रम क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, तो हम लोग इसके उपवेद को भी इस तरह से मैच कर सकते हैं। यानी मेरी अगर ट्रिक आप लोग को दिमाग में होगी तो आपको केवल दो याद रखना होगा, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। अब आते हैं इसके पुरोहित को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं, ठीक है, यानी बिना पुरोहित की कुछ ना होता, ठीक है। यजुर्वेद का, ठीक है, अध्वर युग कहते हैं, जानेंगे। यजुर्वेद के जो पुरोहित उनको कहते हैं हम लोग अध्वर युग कहते हैं, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। सामवेद के जो पुरोहित उनको उद्गाता कहते हैं, ध्यान देंगे। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व है। तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, और अथर्ववेद के जिसका उपवेद शिल्पवेद है, इसके पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं, ध्यान देंगे। इसके पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। तो अगर हम लोग एक क्रम याद कर लें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका क्रम याद कर लें, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, क्रम से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे। अब क्या है, चारों वेदों को कह रहा है कि सम्मिलित रूप से हम लोग संहिता कहते हैं। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संहिता में शामिल नहीं है। तो चारों वेदों को छोड़कर जो शामिल किया रहेगा वो संहिता में शामिल नहीं होती है। यानी चारों वेदों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। जानेंगे, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कह रहा है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन क्या है, ऋग्वेद है, मैंने पहले बता दिया है। ऋग्वेद की रचना क्या है, ऋग्वेदिक काल में हुई थी, यही काल इसको ऋग्वेद बोलते भी है, खैर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद को छोड़ के जो अन्य तीन वेद है, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी रचना 500 साल पश्चात अर्थात उत्तर वैदिक काल में हुई है। ध्यान देंगे, इसकी रचना 500 साल पश्चात अर्थात उत्तर वैदिक काल में हुई है, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 की करीब में बीच में इसका जो निर्माण है वो हुआ है, यानी इसकी रचना हुई है। तो यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। ये अपने दिमाग में हम लोग को रखना होगा। इन तीनों को ध्यान देंगे, इसमें केवल आप लोग अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ध्यान देंगे। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद है, ध्यान देंगे। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्मा कहते हैं। तो पहले के जो तीन वेद है, यानी ऋग्वेद, ध्यान देंगे, पहले के जो तीन है अर्थात, ठीक है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है, ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद शामिल है। होता क्या है, हम लोग नॉर्मली ऋग्वेद को मानते पहले लिखा गया था, बाद में तीनों लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग वेद त्रयी में इनको शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, अपने दिमाग में ये रखना है। वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान देंगे। हालांकि यह वर्ड कर्म के आधार पे था, ना कि जन्म के आधार पे। इस वर्ड का दो मतलब है, ध्यान देंगे। एक तो ऋग्वेद में इसका अर्थ कई जगहों पे रंग की जगह पे इसका, रंग के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, और कई जगहों पे व्यवसाय के चयन में, यानी व्यवसाय से रिलेटेड वर्ड के रूप में वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, मेरे यारों ध्यान रखना। ऋग्वेद में कुल क्या है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इनमें सूक्तों की संख्या 1028 है और ऋचाएं कितनी है, 10,552 इसमें ऋचाएं हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, इस 10 में सबसे पुराना, या सबसे हम लोग कह सकते हैं सबसे नवीनतम, पहले बोल रहे हैं कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो आप बोलेंगे भाई सबसे नवीनतम मंडल तो 10वां होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहला एवं 10वां मंडल क्या है, नवीनतम है। यानी पहला एवं 10वां मंडल क्या है, इस 10 मंडलों में नवीनतम है। इस को ध्यान देंगे। अर्थात दूसरा से लेके जो 9वां मंडल है वो प्राचीनतम है। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, पहला एवं 10वां मंडल, ठीक है। अब हम लोग अन्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ध्यान देंगे, जो ये 10वां मंडल है दोस्तों, ये 10वां मंडल, ठीक है, जो कि एक नवीनतम मंडल है। इस 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त की में सर्वप्रथम शूद्र वर्ड का यूज किया गया है। ध्यान देंगे, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्या है, शूद्र वर्ड का यूज किया गया। एक्चुअली जो पुरुष सूक्त है, ये कहता है वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित है, और ये कहता है कि एक विराट पुरुष के 4 अंगों से चारों वर्णों का जन्म हुआ है। ध्यान देंगे, ठीक है।
किससे कहां से क्या हुआ है ये मतलब नहीं है, बाकी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और ये बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक। तो पुरुष सूक्त में क्या है, सर्वप्रथम शूद्रों का वर्ड यूज किया गया है, वो पुरुष सूक्त में किया गया, अर्थात 10वें मंडल में किया गया, ठीक है। ऋग्वेद में कह रहा है कि इसमें ईश्वर की महिमा किया गया, अर्थात स्तुति का है, देवताओं की स्तुति का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में ध्यान देंगे। इनके लिए कई सारी ऋचाएं लिखी गई हैं ईश्वर की महिमा के लिए, यानी ईश्वर की स्तुति के लिए। यजुर्वेद बेसिकली कर्मकांड से संबंधित है, ध्यान देंगे। यजुर्वेद क्या है, ठीक है, कर्मकांड से संबंधित है। पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, तो यजुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित है, ध्यान देंगे, सामवेद संगीत से संबंधित है। तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। ये एक फैक्ट था, आप लोग देख लिए। जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वतः स्फुर्तुर्वरेण्यम, ये आपका तृतीय मंडल में है, ध्यान देंगे। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है। गायत्री जो तृतीय मंडल है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता विश्वामित्र जी है, ध्यान देंगे। इसके रचयिता विश्वामित्र जी है, यानी गायत्री मंत्र के रचयिता कौन होंगे, विश्वामित्र जी होंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र कहां पे है, तृतीय मंडल में, ध्यान देंगे। ऋग्वेद की जो स्तुतियां ना, इनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता क्या है, ये चीज समझते हैं हम लोग, अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता क्या है, ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, ध्यान देंगे। अवेस्ता क्या है, ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो क्या है, अवेस्ता से मैच करती है, ठीक। ऋग्वेद की जो मैक्सिमम स्तुति है वो इंद्र देवता को है, अर्थात ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता रहे होंगे वो भगवान इंद्र रहे होंगे। 750 सूक्त जो है वो इंद्र जी को समर्पित है, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक सूक्त है वो इंद्र देवता को है, 250 सूक्त लगभग इंद्र जी को समर्पित है, ध्यान देंगे। और 200 सूक्त किससे संबंधित है, 200 सूक्त आपका अग्नि को समर्पित है, इस चीज को ध्यान देना है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त क्या है, इंद्र को समर्पित है, और 200 सूक्त क्या आपको अग्नि को समर्पित है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो ऋग्वेद का नवा मंडल है वो किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है, ध्यान देंगे। ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है, तो ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है, ठीक। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल सबसे प्राचीनतम है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र बोर्ड लाया गया है, ठीक है। तृतीय मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है, स्थापना किसने किया, उसकी रचना किसने किया है, विश्वामित्र ने किया। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिकली देख लिया, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, कह रहा है कि 144 बार सोम का यूज किया गया है, ध्यान देंगे। 144 बार सोम का यूज किया गया है, ठीक है। अब समझिए, कहा जा रहा है कि इस 144 में से क्या है, इस 144 में से 114 बार, 114 सूत्र क्या है, 9वें मंडल में है। आप समझिए, 144 बार यूज है ऋग्वेद का में सोम का, और 114 9वें मंडल में है। इसका मतलब क्या है कि 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। टोटल 144 बार यूज किया गया, इनमें से 114 बार आपका 9वें मंडल में यूज किया गया है। इसका मतलब 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है कि जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है मेरे यारों, वो यजुर्वेद में संबंधित है, ठीक है, या यजुर्वेद में वो प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है, ये दिमाग में रखना है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। अभी हम लोग शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेंगे। अभी दिमाग में रखना है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख कहां पे है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का यूज है, ठीक है। यजुर्वेद के कुल कितने भाग हैं, यजुर्वेद के कुल 2 भाग हैं, जिसमें क्या है आपका शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है, इस को ध्यान देंगे, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद आपका है। अब शुक्ल यजुर्वेद क्या है, शुक्ल यजुर्वेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, ध्यान देंगे। किसको, शुक्ल यजुर्वेद को, ध्यान देंगे। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है, ध्यान देंगे। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है, इस चीज को दिमाग में रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, केवल पद्य है, ठीक है, केवल पद्य। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, कृष्ण यजुर्वेद में पद्य एवं गद्य दोनों है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है, यानी केवल पद्य माध्यम से
शुक्ल यजुर्वेद को लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में पद्य एवं गद्य दोनों है। पद्य एवं गद्य कृष्ण यजुर्वेद में दोनों है, ध्यान देंगे। जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है ना दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं ईशोपनिषद, ध्यान देंगे, ईशोपनिषद, ध्यान देंगे। यजुर्वेद के अंतिम भाग को हम लोग ईशोपनिषद कहते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। यूपीएससी हिंदी के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको 8840751912 पे संपर्क करना होगा। अभी भयानक होली ऑफर चल रहा है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए वो इस प्रोग्राम से जुड़े, और ये सही समय है यूपीएससी हिंदी को सपोर्ट करने का दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि सामवेद में छंदों की संख्या तो लगभग 1900 के करीब में, 1875, आपको नहीं याद करना कितने हैं। इसमें केवल 75 छंद ऐसे हैं जो न्यू है, ध्यान देंगे। केवल 75 छंद ऐसे हैं जो न्यू है, बाकी सब क्या है? बाकी सब चुराई गई है, कहां से? ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सामवेद के मैक्सिमम छंदों को ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। हालांकि कुछ विज्ञान कहेंगे कि 75 नहीं 99 है, अपने से नहीं मतलब है। अपने से मतलब ये है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक या हम लोग कह सकते हैं 95%, 99%, 98%, जो भी बोल रहे हैं, मैक्सिमम छंदों को कहां से दिया गया है? मैक्सिमम मैंने लिख भी दिया है, ऋग्वेद से। यानी 99 छंद इसमें सामवेद में कम है, ध्यान देंगे। हालांकि सामवेद की इंपॉर्टेंस क्या है कि सामवेद ही वो वेद है जिसके माध्यम से भारत में संगीत का जन्म हुआ है, ध्यान देंगे, संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की शाखाओं पे क्वेश्चन बने हुए हैं। सामवेद की जो शाखाएं हैं वो आप लोग देख लीजिए। सामवेद के 3 शाखाएं हैं। उसकी शाखा का नाम है कौमुदीय, रम ठीक है, एक का नाम है कौमुदीय, दूसरे का नाम है रनायनीय, ठीक है, और तीसरा है जैमिनीय। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुदीय, रनायनीय और जैमिनीय, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वेद की कौमुदीय, रनायनीय और जैमिनीय शाखाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस वेद की है जिस वेद ने संगीत का जन्म दिया है, और उस वेद की है जिस वेद के मैक्सिमम छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं, और वो वेद है सामवेद। इस चीज को ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि सामवेद ने ही चुराया है, चुराया तो अथर्ववेद में भी है, लेकिन मैक्सिमम सामवेद में, ध्यान देंगे। अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 6000 के करीब में है, ठीक है। 13 जोड़ेंगे तो 6000 हो जाएगा। इनमें से 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ध्यान देंगे। 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी मंत्रों जो कलेक्शन है यहां भी ऋग्वेद से है। हालांकि ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ध्यान देंगे, जो आर्य समाज था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो भी यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो कुछ भाग में बटी थी, जिसे कुल, जिसको हम लोग गृह भी कहते हैं, ग्राम, विस और जन, इन 4 पार्ट में इनकी प्रशासनिक इकाइयां डिवाइड थी। कुल, ग्राम, विस और जन। ध्यान देंगे, जो ग्राम का मुखिया होता था ना यारो, ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। और विश के मुखिया को विस्पति कहते थे। ध्यान देंगे, विश के मुखिया को विस्पति कहते थे, जन के मुखिया को राजन कहते थे, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। फिर से मैं बोल दूं, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, विश के मुखिया को विस्पति कहते थे, जन के मुखिया को राजन कहते थे। ध्यान देंगे, इसकी पीडीएफ मैं क्या करूंगा, जो हम लोग का पेड ग्रुप है वहां पे हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। इस को ध्यान देंगे। ऋग्वेद के बारे में अगला मैं बता दूं, यहाँ पे ऋग्वेद में कुल 12 रत्नियां थी, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में कुल 12 रत्नियां थी। बेसिकली ये राजाधिकारी थे, ठीक है, राजाधिकारी थे, मतलब आर्य पीरियड के, ध्यान देंगे, या ऋग्वेदिक काल के। उन 12 रत्नियों में क्या है? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत। क्या है? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अश्वाप, पालागल और गोवीकर्ता। आपको नहीं याद करना है, आपको दिमाग में रखना है कि ऋग्वैदिक काल में कुल कितनी रत्नियां थी? तो 12 थी। इनमें से 2 बहुत फेमस हैं, उनका नाम क्या है? नाम है सेनानी और पुरोहित। सेनानी और पुरोहित मुख्य रत्नियां थी, अर्थात मुख्य राज्याधिकारी थी। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। मुख्य रत्नियां अर्थात मुख्य राज्याधिकारी थे। ध्यान देंगे,
ऋग्वैदिक पीरियड में जो भूमि का अधिकारी होता था उसका नाम था वाज्रपति और गोचर, यानी दो अधिकारी ऐसे थे, वाज्रपति एवं गोचर, जिनका संबंध भूमि से था, यानी ये भूमि के अधिकारी थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, भूमि के अधिकारी थे। अगला क्या है, विदत के बारे में। विदत क्या है, विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, ये ध्यान देंगे। विदत क्या है, विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, समिति को ध्यान देंगे, सभा एवं समिति को यहां पे ध्यान देंगे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति के बारे में अभी आगे लिखा गया, आप लोग परेशान नहीं होंगे। पहले मैं बता देता हूं सभा एवं समिति ही क्या होती थी। सभा क्या है, सभा श्रेष्ठ जनों की, ध्यान देंगे, सभा क्या है, सभा श्रेष्ठ जनों की, अर्थात जो वृद्ध वर्ग होता था या जो संभ्रांत वर्ग होता था उनकी संस्था थी। सभा क्या है, श्रेष्ठ अर्थात जो वृद्ध वर्ग या संभ्रांत वर्ग, जो अभिजात वर्ग था, उनकी संस्था थी। समिति क्या थी दोस्तों, ध्यान देंगे, तो समिति आम जन की संस्था थी। ध्यान देंगे, समिति सामान्य जन की संस्था थी, जिसके प्रतिनिधि सामान्य जन के लोग होते थे, आम जनता हुआ करती थी। यही ध्यान देंगे, सबसे पावरफुल यही होती थी, यानी समिति होती थी, क्योंकि यही समिति वो थी जो राजा की नियुक्ति करेगी, उसको पदच्युत करेगी, साथ ही साथ राजा पे नियंत्रण करेगी कि तुमको लड़ाई लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये सारा कंट्रोल कौन करेगी, समिति करेगी। समिति में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आम जनता कर रही है, यानी यहाँ पे आम जनता की आप पॉलिटिकल पावर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अथर्ववेद कहता है कि सभा एवं समिति के बारे में एक फैक्ट बोलता है अथर्ववेद, और क्या फैक्ट बोलता है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति की क्या है, दो पुत्रियां। ये कौन कहता है, ये अथर्ववेद कहता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि समिति के जो सभापति होते थे उसको हम लोग ईशान कहते हैं। समिति के सभापति को ईशान, किसान नहीं, ईशान कहते हैं, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में, वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। वो सभा एवं समिति अर्थात जो श्रेष्ठ जनों की सभा थी, जो आम जनों की सभा थी, दोनों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट महिलाएं करती थी। इस चीज को ध्यान देंगे। इतिहास में ऋग्वैदिक पीरियड में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम लोग दशराग्य युद्ध के माध्यम से जानते हैं। दशराग्य युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के बारे में जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। पहले इंपॉर्टेंट इसके बारे में यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, यह युद्ध पौरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ध्यान देंगे, पौरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें एक पक्ष में आपके सुदास थे और दूसरे पक्ष में कुल 10 राजाओं की संख्या थी, यानी ओवरऑल 11 राजा इसमें पार्टिसिपेट की थी। ध्यान देंगे, एक बार पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, कितने राजा थे, 11 थे, ठीक है। एक साइड में सुदास थे और दूसरे साइड 10 जन थे। इन 10 के बीच में ये लड़ाई लड़ी थी, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, चूंकि यहाँ पे क्लास ब्रेक करेंगे क्योंकि 1 घंटा मेरा मानना होने वाला है, ठीक है, तो क्लासेस को बहुत आगे लेके चलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और हो भी गया, 58 मिनट की क्लास हो गई है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे जय हिंद जय भारत बोलेंगे। उम्मीद करेंगे क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन यार, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जो अपना मोटिवेशन है वो बना रहे, क्योंकि लगातार यार मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो फिर जय हिंद, ठीक है।